नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। विद्यार्थी मित्रों, क्या देखेंगे हम? सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। विद्यार्थी मित्रों, सांख्यिकीय जानकारी का महत्व की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने सगा संबंधियों तक पहुंचाएं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे देख रहे हैं सांख्यिकीय जानकारी का महत्व। तो विद्यार्थी मित्रों, सांख्यिकीय जानकारी क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सांख्यिकीय जानकारी है ये आंकड़ा शास्त्र है। क्या है? आंकड़ा शास्त्र। मतलब कोई भी जानकारी अगर हमें अंकों में प्राप्त होती है तो उसे हम सांख्यिकीय जानकारी कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी हमें मिलती है। कोई भी, परिभाषा बता रहा हूँ विद्यार्थी मित्रों, कोई भी घटना आंकड़ा में प्रस्तुत किया जाए तो, कोई भी घटना आंकड़ा में प्रस्तुत किया जाए तो उसे आंकड़ाकीय सांख्यिकीय जानकारी कहते हैं। जैसे विद्यार्थी मित्रों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान लो एक बस है, वह कहीं पर प्रवास के लिए जा रही है और बीच में गंगा नदी आती है। गंगा नदी पर एक पुल बना हुआ है। उस पुल पर से एक जो स्कूल बस मतलब प्रवास के लिए जा रही है, अचानक ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और बस जो है वो नदी में गिर जाती है। तो उस बस में 20 बच्चे हैं विद्यार्थी मित्रों। 20 बच्चे मर गए? ठीक नहीं, 20 बच्चे नहीं मरे। उसमें उस बस में एक कंडक्टर भी था जो बच्चों को संभाल रहा था, देख रेख कर रहा था। एक ड्राइवर भी था जो गाड़ी को चला रहा था, बस को चला रहा था। तो इस तरह से इस घटना में विद्यार्थी मित्रों कुल कितने लोग मरे? विद्यार्थी समेत 22। ठीक है, तो मरने वालों की संख्या हमें किस में प्राप्त हुई? अंकों में। तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? आंकड़ा की जानकारी कह सकते हैं, अर्थात सांख्यिकीय जानकारी कह सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आर्थिक प्रस्तुति में सांख्यिकीय जानकारी का महत्व निम्न प्रकार से है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। किसके आधार में? सिद्धांतों के आधार में वृद्धि। आप इसमें अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब विद्यार्थी मित्रों जो सिद्धांतों के आधार में है वो कैसे? कि अर्थशास्त्र, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में दो आर्थिक चलों के बीच, मैंने आपको पहले ही बताया है, दो आर्थिक चल मतलब एक चल है ओ एक्स, दूसरा चल है ओ वाई। ठीक है, इस तरह से दो चल हैं। कार्य कारण के संबंध की जांच करके, कार्य कारण क्या कारण है, किस कारण है, ठीक है, जांच करके सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, आप देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला उदाहरण है बरसात और कृषि का संबंध। अगर बरसात होगी तो खेती में अच्छी फसल का उत्पादन होगा, कृषि में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। अगर बरसात नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा, और जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो विद्यार्थी मित्रों किसान को लाभ नहीं होगा, और जब किसान को लाभ नहीं होगा तो उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या होगी? खराब बनती चली जाएगी। अगला उदाहरण है कीमत और मांग। मैंने आपको पहले भी बताया है विद्यार्थी मित्रों कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? व्यस्त। अगर कीमत बढ़ती है जैसे, तो क्या होगा? मांग घटती है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होता है? घटती है। और अगर कीमत घटती है तो मांग क्या होगा? बढ़ती है। इसलिए कीमत और मांग के बीच में यहाँ पे संबंध दर्शाया गया है, क्योंकि क्या है? आधार है। क्या है विद्यार्थी मित्रों? आधार। आधार कैसे होता है? स्तंभ के समान आधार बनता है, इसलिए। ठीक है, अगला क्या है कि लाभ और उत्पादन। क्या बात कहा जा रहा है? लाभ और क्या है? उत्पादन। ठीक है,
अगर व्यापारी को किसी भी वस्तु को बेचने में, किसी भी उत्पादक को वस्तु का उत्पादन करने में, विक्रेता को कोई भी वस्तु विक्रय करने में अगर लाभ नहीं हो रहा है तो वह उसका उत्पादन करेगा नहीं, उसका विक्रय करेगा नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो पूरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दशा और दिशा का रुझान जानने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, ये दशा क्या है और ये दिशा क्या है? तो ये जो दशा है ये स्थिति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थिति। और जो ये दिशा है ये गति दर्शाता है। ठीक है, मतलब कोई भी क्षेत्र में क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी गति है, उसका प्रवाह मतलब रुझान मतलब क्या होता है? प्रवाह मतलब परिवर्तन क्या है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। संपूर्ण अर्थतंत्र या उसके किसी एक क्षेत्र के रुझान, संपूर्ण अर्थतंत्र या उसका कोई भी एक क्षेत्र, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चाहे कृषि क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, ठीक है, में अगर कोई भी परिवर्तन होता है के द्वारा अगर राष्ट्रीय आय में, इन सभी क्षेत्रों के द्वारा अगर राष्ट्रीय आय में 1 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो इन सभी क्षेत्रों का समावेश उसमें होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा। मान लो कि कपास का उदाहरण अपने लेते हैं। कपास का उत्पादन कृषि क्षेत्र के द्वारा होगा। अब कृषि क्षेत्र से जब कपास का उत्पादन होगा तो उसके बाद इसका क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागा कहाँ बनेगा? उद्योग क्षेत्र में। उसके बाद इसका कपड़ा बनेगा। ठीक है, ठीक है, कब क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। कपड़ा कहाँ बनेगा? सेवा क्षेत्र में। कपड़ा बिकेगा, भले वह कपड़ा 1 रुपए का बिका हो, लेकिन अब इस 1 रुपए में इन तीनों क्षेत्रों का समावेश होता है, योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये उदाहरण रहा। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जिस तरह से अपने देश में आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में जाके विदेशी कंपनियों को अपने देश में ला रहे हैं, और जब भारत के अंदर उन कंपनियों की स्थापना होती है तो सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा? भारतीय लोगों को, उसके अंदर रोजगार मिलेगा। ठीक है, विदेश को तो लाभ होगा ही होगा, उसका शेयर होगा, उसकी पूंजी लगी होगी, लेकिन भारतीय लोगों को भी, जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों लोगों को, जो धनिक हैं और जो गरीब हैं, दोनों लोगों को उससे लाभ होगा, उनको रोजगार मिलेगा। और जिस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा उसको आय मिलेगी। ठीक है, उसकी आय क्या होगी? बढ़ेगी। और जब उसकी विद्यार्थी मित्रों आय बढ़ेगी तो उसका खर्च बढ़ेगा, और जब आपके घर में पैसा आने लगेगा तो जो बालक नहीं पढ़ पा रहा था या जो सुविधा उसको नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, जो भी आर्थिक समस्याएं थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म। और जब समस्या खत्म हो जाएगी तो वह परिवार शिक्षित बनेगा, धनिक बनेगा, जिससे उसका क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? विकास होगा, जिससे उसकी दशा और दिशा क्या होगी? सुधरेगी। दूसरा एक मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस तरह से आज देश में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या हो रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आज उद्योग और सेवा क्षेत्र की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो घटने की प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कैसे घट रहा है और क्यों घट रहा है, कब कब कितना कितना घटा। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर कृषि क्षेत्र का हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। किसका लेते हैं? ये कृषि हो गया, ये उद्योग हो गया, और ये हो गया विद्यार्थी मित्रों सेवा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 1950 और 51 में हम अगर चर्चा करते हैं, 1950, 51 और 2001 की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो 1950-51 में भारत में कृषि क्षेत्र
से राष्ट्रीय आय का हिस्सा 55% था। कितना था? 55%, जो घटकर 2001 में 22.3% हो गया। कितना हो गया? 22.3%। इस तरह से अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 1950-51 में उद्योग क्षेत्र में भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना था? 15%, जो 2001 में बढ़कर कितना हो गया? 27.3%। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 1950-51 में भारत में सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का हिस्सा कितना था? 30%। कितना था? 30%, और जो बढ़कर 50.4% हुआ। कब? 2001 में। तो विद्यार्थी मित्रों इसका और इसका अगर हम टोटल करें तो देखेंगे 5 5 10 का यहाँ पे 0 हासिल 1 आया, 5 1 6 1 7 3 10, तो कितना हो गया? 100%। कोई भी प्रतिशत विद्यार्थी मित्रों हम 100 में ही निकालते हैं, उसका कुल योग कितना होना चाहिए? 100। उसी तरीके से अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 3 3 6 और 4 10, यहाँ पे 1 हासिल, 2 1 3 7 10 0 हासिल 1, 3 2 5 5 10, मतलब इसका भी देखिए 100% ही रहा। तो इस तरह से 1950-51 से 2001 में भारत में कृषि क्षेत्र देखिए घटा। कहाँ 55% था, कहाँ कितना हो गया? 22.3%। बढ़ा तो क्या बढ़ा? उद्योग और सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का हिस्सा बढ़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर कैसे उद्योग और सेवा क्षेत्र बढ़े इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है विद्यार्थी मित्रों? तुलनात्मक अध्ययन के लिए। तुलनात्मक बहुत अच्छा शब्द है, आपको अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि तुलनात्मक किसे कहते हैं। मतलब तुलना करना। तुलना हम किससे करेंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक वस्तु, 2 या 2 से अधिक समय, 2 या 2 से अधिक जगह स्थान। ठीक है, कि हम तुलना कर सकते हैं। कभी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक समय या एक स्थान की तुलना हो सकती नहीं है। क्यों? मैदान में अगर एक व्यक्ति दौड़ रहा है वही फर्स्ट है, वही लास्ट है। अगर एक व्यक्ति चल रहा है वही फर्स्ट है, वही लास्ट है। लेकिन अगर वहां पर 1 से अधिक हो जाए, डबल 2 हो जाते हैं, तो कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है उसकी तुलना वहां पर की जा सकती है। कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, वैकल्पिक विषय की तुलना करते हैं उसकी, कि किस तरह से कौन सी अच्छी होगी और कौन सी खराब होगी। ठीक है, किसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, यह अगर हम घर में लाके रखने वाली वस्तु है तो कितनी जगह घेरती है, यह हम उसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा है आपके सामने, देखेंगे आप। समय स्थान क्षेत्र, समय स्थान क्षेत्र अथवा अन्य परिबलों के संदर्भ में 2 या 2 से अधिक जानकारियों की मतलब चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जगह हो, कुछ भी हो, ठीक है, जानकारियों की तुलना करके जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जानकारी की तुलना करके जो उचित निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है विद्यार्थी मित्रों, उसे तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। जैसे कि 1950-51 में भारत में गरीबी 54% थी, 2001 में घटकर कितनी प्रतिशत हो गई? 26% देखने को मिली। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कौन सी जानकारी? सांख्यिकी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। किसके लिए ज्यादा अनुकूल है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र में कितने प्रमाण में परिवर्तन हुए? हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र मैंने देखो अभी आपको बताया, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कितने परिवर्तन हुए? विश्व में अमेरिका, चीन, हमारे यहाँ भारत में, ठीक है, विश्व में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन की अगर हम तुलना करें तो हम इनकी तुलना में आज देश में कहाँ हैं, उसकी जानकारी हम किस में प्राप्त करेंगे? अंकों में, सांख्यिकी में प्रस्तुत करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से अब हम चौथे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों चौथा पॉइंट है संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए। कोई भी जानकारी अगर बहुत बड़ी है
तो उसका हमें क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है कि कोई भी बड़ा पैराग्राफ है उसका संक्षिप्त लिखकर बताना है। तो आर्थिक अध्ययन में, किसमें विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक अध्ययन में लंबे वर्णन के बदले आर्थिक संदर्भों को संक्षिप्त और प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए सांख्यिकी जानकारी और आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात आर्थिक अध्ययन का अधिक जानकारी देने से क्या होगा, बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत समय बिगड़ेगा, बहुत पेज बिगड़ेगा, बहुत कंटाल आएगा। इसलिए उस जानकारी को हम क्या करते हैं, एक तालिका के द्वारा अगर हम समझाते हैं तो क्या होगा, उसका संक्षिप्तीकरण देखने को मिलता है। और जो होशियार विद्यार्थी है, समझने योग्य व्यक्ति है, वह उस चीज को सरलता पूर्वक समझ लेता है और उसकी जानकारी को वह आगे भी बढ़ाता है। तो प्रस्तुत की जाने वाली सांख्यिकी जानकारी तुलनात्मक प्रवाह और सिद्धांत के सचोट तथा संक्षिप्त प्रस्तुति करते हैं और उसके आलेख की प्रथमदर्शी अर्थात एकदर्शी, जिसे प्रथमदर्शी मतलब एकदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी विस्तार पूर्वक वाली जानकारी को तालिका के द्वारा एक ही कॉलम में हम संक्षिप्तीकरण करके उसे दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्र।